वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार की जानकारी दे रखी है, उसको कैसे ज्वाइन करना है और उसमें प्रश्न आपको कैसे पूछने हैं, वीडियो के अंत में उसको देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई सपना आपके अंदर बहुत लंबे समय तक जिंदा रह जाए तो समझ लीजिए कि आपने उस सपने को नहीं चुना था, उस सपने ने आपको चुना है। आज हमारे साथ काफी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वर्तमान में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। कोई अपनी मजबूरी से कर रहा है तो कोई अपने शौक से कर रहा है, लेकिन इस नौकरी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो सपना जो हमने आज से कुछ वर्षों पहले देखा था, वो आज भी हमारे मन में, हमारी जिंदगी के दरवाजे पे डेली आके दस्तक देता है। और जब हम सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस की ओर निकलते हैं, सबसे ज्यादा ये सपना तब दस्तक देता है कि आज मैं फिर से एक बार तैयार होकर ऑफिस में जा रहा हूं, लेकिन क्या ये मेरा मनचाहा काम है? क्या मैं यही करना चाहता था? पहला सवाल। जब आप ऑफिस से डेली लौटते हैं तो शाम को ये सपना और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि आपके मन में एक बार फिर से वो एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, अब की बार शायद आज की ही वो शाम होगी जब मैं पहला कदम उठाऊंगा अपने इस सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन रात में ये सपना गिल्ट का रूप ले लेता है, एक पछतावे का रूप ले लेता है कि एक बार फिर से एक दिन बीत गया और मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने सपने का गला घोट के एक बार फिर से सोने जा रहा हूं। तो ये क्या वो ऐसी चीजें हैं जो लगातार आपको एक रिग्रेट के, एक गिल्ट के पिंजरे में बांधती जा रही हैं? और इस पिंजरे की चाबी आज मैं आपको खोज कर तलाश करके दूंगा इस वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले समझना यह जरूरी है कि आखिर ये पिंजरा जो है बना कैसे है, ये किसने बनाया है, ये डेवलप कैसे हो गया, हम इसके अंदर फंस क्यों गए, क्यों ये सपना पूरा करना इतना मुश्किल हो गया, क्यों इस बात को अपनाना इतना मुश्किल हो गया कि हां मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, आई कैन डू इट। लेकिन ना जाने हर बीते दिन के साथ ये सपना इतना मुश्किल होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उस पिंजरे की चाबी खोजने आया हूं। जॉब के साथ एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, यह ही है वो पिंजरा। क्या एमपीपीएससी की तैयारी मेरे बस की है? यह है उस पिंजरे की पहली दीवार। क्या ये नौकरी, क्या ये एग्जाम मेरे बस का भी है, या मैं फिजूल इसका ख्वाब देख रहा हूं? क्योंकि समस्या दोस्तों आपकी मेहनत की नहीं है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। नौकरी करते हुए आपको चाहिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी। सो इट्स नॉट अबाउट योर हार्डवर्क, इट्स अबाउट योर स्ट्रेटेजी। आप कितनी मेहनत कर सकते हो वो तो बाद की बात है, लेकिन आप कितना बेहतर स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज अ गुड स्ट्रेटेजी कैन बीट द टैलेंट। एक अच्छी रणनीति जो है टैलेंट को भी मात दे सकती है। लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, लेकिन जॉब करने वाले व्यक्ति की जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो उसके अंदर बैठ चुकी है और वो निकाले नहीं निकलती है, ये बीमारी पता है क्या है? ये बीमारी है, मेरे पास कॉल आता है और मुझसे कहा जाता है कि सर मैं फलानी नौकरी में अभी हूं, खुश हूं या दुखी हूं, वो डिपेंड करता है कॉल पर और वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर और उसकी नौकरी पर। लेकिन एक स्टेटमेंट छूटते ही आती है मेरे सामने, मेरे पास बस यही 1 साल है, बात खत्म। खुद भी प्रेशर में गए, टीचर को भी प्रेशर में डाला, अपने मेंटोर को भी प्रेशर में डाला, अपने संस्थान को भी प्रेशर में डाला कि मैं नौकरी करता हूं, मैं नौकरी करती हूं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी साल है। ये आप सबसे बड़ा जो पाप है या सबसे बड़ी बीमारी जो नौकरी करने वाले व्यक्ति के अंदर बसी हुई है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। आपको एक जिंदगी मिली है और आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि ये मौका आपका आखिरी मौका है। अरे आयोग आपको 40-45 साल तक एज एलिजिबिलिटी देता है एमपीपीएससी में, क्यों? ताकि आप ये कह सको कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। मतलब आपने अपनी एक इकलौती जिंदगी का एक आखिरी मौका चंद मिनटों में एक कॉल पर डिसाइड कर दिया। सबसे बड़ी बीमारी।
यही मेरा अंतिम मौका है, इसके बाद ना मैं बचूंगा, ना ये एग्जाम बचेगा, ना इस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले बचेंगे, ना कंटेंट बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये आखिरी मौका है। मैं मान चुका हूं। इसके बाद मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, इसके बाद मेरे हाथ काम करने बंद कर जाएंगे। मतलब आप सपने की शुरुआत में ही एक कंडीशन पहले से ही डाल देते हो कि डॉक्टर साहब ये आखिरी बार मैं इलाज करवाने आ रहा हूं, इसके बाद मैं इलाज नहीं करवा पाऊंगा, दम है तो इसी में ठीक करके बताओ। अरे डॉक्टर कह रहा है भैया पहले अंदर तो आ जाओ क्लिनिक के, पहले मुझे ब्लड टेस्ट तो करवाने दो, समझने तो दो, तब तो तुम मेरे ऊपर ये एलिजिबिलिटी का ठप्पा बाद में लगाना। ये नौकरी करने वाले की सबसे बड़ी बीमारी। या फिर कोई विमेन है, कोई महिला है जो हाउस वाइफ है, उनका भी पहला कॉल, ये मेरा आखिरी मौका है, आपको तो इसी साल में कुछ करवा देना है मुझे, मेरा तो आखिरी मौका है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जो वर्तमान में काम कर रहे हो, आप जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हो, उसके साथ अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, एमपीपीएससी हटा दो चलो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप इस प्रिपरेशन को ना करो तो जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? जो जैसी नौकरी है चलती रहेगी, आप घर का काम संभालती हैं, संभालती रहेंगी, जिंदगी में परिवर्तन क्या है? लेकिन अगर एक छोटे से एग्जाम की तैयारी करने मात्र से जिंदगी बदलने की उम्मीद जाग सकती है, तो क्यों इसको बोलते हो कि ये मेरा आखिरी मौका है? ये सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दूसरी बीमारी है अपनी तुलना दूसरों से करना। आप नौकरी करते हो, मैच्योर एज में हो या यंग एज में नौकरी कर रहे हो, और आप अपनी सबसे पहला कंपैरिजन किससे करते हो? उस विद्यार्थी से जो दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है। मतलब एक रेगुलर स्टडी वाले एस्पिरेंट से आप खुद की तुलना करते हो। भाई वो नौकरी करने नहीं जा रहा है, वो आपसे ज्यादा पढ़ेगा, आप उससे कंपैरेटिवली कम पढ़ पाओगे, आप दिन में 4 घंटे पढ़ पाओगे, आपको उसकी तुलना में 3-4 महीने ज्यादा लग जाएंगे सिलेबस कवर करने में। और क्या हो जाएगा इससे ज्यादा बताइए आप? आपको 3 महीने ज्यादा लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, इससे ज्यादा महीने आपको इस विद्यार्थी की तुलना में नहीं लगने वाले। लेकिन आप तो पहले ही कह चुके हो ना, 10-12 घंटे मैं पढ़ नहीं सकता, नौकरी मैं छोड़ नहीं सकता, मौका मेरा आखिरी है, और तैयारी शुरू करूंगा जब आधा साल बीत जाएगा। तो जब तुमने सारी कंडीशन ही खत्म कर दी भैया, तो यहां पर हम आपकी तैयारी शुरू कैसे करवा पाएंगे? और आपने ये जो इतनी रजनीकांत जैसी अपना योग्यता का जो पैमाना सेट कर लिया है, जिसको ना सरकार मानती है, ना समाज मानता है, ना टीचर मानता है, जिसको आप सिर्फ खुद मानते हैं अपने मन में, दैट्स इट। तो आप ये तुलना करना छोड़ दीजिए। आप जॉब में हो, एक मैच्योरिटी लेवल पर हो, आपकी मेमोराइजेशन पावर ज्यादा बेहतर होगी। जो ज्यादा पढ़ के ज्यादा रटता है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उसी का एग्जाम निकलेगा। जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ डेली 4 घंटे भी कंसिस्टेंटली एकदम टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ लेता है, आप ऐसे कितने एग्जाम्पल अपने आसपास उठा के देख लीजिए, या कितने सारे कोचिंग संस्थान या टीचरों से जाके पूछ लीजिए। अगली बीमारी, ये बीमारी नहीं है, ये तो खैर एक समस्या है कि इतना सारा मटेरियल है, मैं क्या क्या समेटूं। क्योंकि वर्किंग वाला जो व्यक्ति होता है वो थक हार के जब बैठता है तो अपना मोबाइल चलाता है, यूट्यूब ओपन करता है। यूट्यूब ओपन करता है तो उसको इतने सारे कोचिंग संस्थान दिखते हैं, या मेरे जैसा एक टीचर दिख जाता होगा जो पगला रहा है, वीडियो बना रहा है। अब उसने जैसे इतने सारे नोट्स देखे, इतने सारे यूट्यूब लेक्चर देखे, उसका एकदम दिमाग कंफ्यूज हो चुका है कि भाई मैं क्या करूं। भाई तुम्हें कुछ भी नहीं करना, या तो तुमको सेल्फ स्टडी करनी है, या तुमको किसी ऑनलाइन कोर्स से पढ़ना है, या फिर तुम अपनी नौकरी छोड़ के कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाओगे। ये 3 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो कंफ्यूजन का मुद्दा ही नहीं है, कंफ्यूजन का मुद्दा ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन ही 3 है, या तो आप सेल्फ स्टडी में जाएंगे, या आप किसी ऑनलाइन कोर्स से पढ़ेंगे, या फिर आप किसी ऑफलाइन संस्थान में जाएंगे अपनी नौकरी छोड़कर। बस ये 3 ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको जितना भी कंफ्यूजन यूट्यूब देख के, इतनी सारी कोचिंग्स, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे नोट्स देख के होता है, उसका सॉल्यूशन दूं प्रैक्टिकल वाला, हवाबाजी वाला नहीं। आज हम प्रैक्टिकलिटी के लिए मिल रहे हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भैया एक ही है, और वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, अपनी जिंदगी के कीमती 5 दिन निकालो,
कितने दिन निकालो अपनी जिंदगी के? कीमती 5 दिन आप निकालिए। इन 5 दिन में आपको 3-4 कोचिंग संस्थान या मेंटोर्स या टीचर्स को आप सेलेक्ट करो, जहां से आप पढ़ना चाहते हो डिसाइड करो, और फिर पीछे पलट के अपने फैसले पर कभी भी सवाल मत पूछना, क्योंकि आप सही या गलत फैसला नहीं लेते हो, आप बस फैसला लेते हो और उसको सही बनाने की कोशिश करते हो। यह रतन टाटा ने कहा था। फैसला कभी भी सही गलत नहीं होता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो फैसला लिया है आप उसको आगे जाके सही साबित करने का दम लेते हैं या उसको गलत साबित होने का इंतजार करते हैं। तो फैसला लीजिए, अपनी जिंदगी के 5 दिन निकालिए, डिसाइड करिए कहां से पढ़ूंगा, किससे पढ़ूंगा, खुद पढ़ूंगा, कहां जाके पढ़ूंगा, बात खत्म। ये कंफ्यूजन एंड होना जरूरी है, नहीं तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने वाली। ईयरफोन लगाकर जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कंटेंट पढ़ा है उस पर कोई आंसर लिखने को कह दिया जाए तो शब्द जैसे कि सूख जाते हैं, ड्राउट आ जाता है। क्योंकि ईयरफोन लगा के नौकरी करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा सुनता है, पता है आपको? क्योंकि वो सुबह से शाम तक थक चुका है, अब उसको रात में रिलैक्स करना है, अपने सपने को जीना भी है, तो वो अपने सपने से संबंधित एक वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करता है, और जैसे ही वो वीडियो सामने आती है वो ईयरफोन लगाता है और बस अपने फोन को ऐसे पकड़ के लेट जाता है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग तो ये लेट के ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ईयरफोन लगा के कोई चीज सुन लेने मात्र से क्या हम उसको लिख पाएंगे? नॉट पॉसिबल। मैं यहां पर घिसी पिटी वो आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग के कोर्स ज्वाइन कर लो, आंसर राइटिंग से ही होता है। अरे जो व्यक्ति सुबह से शाम थक चुका है उसके पास क्या इतना आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो उस दिन आंसर राइटिंग भी लेके बैठ जाए? इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है? तो कंटेंट को कैसे लिखना है, शब्द याद नहीं आते हैं, इंट्रो समझ में नहीं आता है, बॉडी समझ में नहीं आती है, निष्कर्ष तो बहुत दूर का सपना जैसे दिखाई देता है। मैं एक आपको छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर दिखाना चाहता हूं कि जब आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपको दिन में 4 घंटे निकालने हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई वर्किंग प्रोफेशनल निकाल पाता होगा। मुझे यहां पर एक एग्जांपल याद आता है कि हमारे साथ ही एक मतलब मुझे एक विचार याद आता है, पिछले साल का है, और जबलपुर में एक डॉक्टर हैं और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। मतलब शी इज अ यंग डॉक्टर और वो भी एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही है, मेंस दिए हुए हैं उन्होंने, लेकिन इंटरव्यू का संघर्ष उनका लगातार जारी है। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि सर मतलब पहले वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी कि सर आपने जो कुछ भी पढ़ाया मैंने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अब मैं इनके नोट्स जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाती हूं। उन्होंने कुछ मेरे साथ फोटोज जो है शेयर करी, तो वहां से मुझे एक आइडिया आया। तब उन्होंने कहा कि सर ये क्वेश्चन आंसर में फॉर्मेट में जब मैं बना लेती हूँ ना तो मुझे उसको याद करने में बड़ा सरल होता है, लेकिन मुझे समय बहुत लगता है, मेरे ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे होते हैं। मैंने कहा सही है मैडम। तो वहां से मेरे मन में एक विचार आया था, लास्ट ईयर लगभग 1.5 साल पहले की ये बात है, और उसी विचार पर अमल करते हुए अब की बार मैंने इन्फिनिटी बैच लॉन्च किया। और किस उद्देश्य के साथ? कि जो जिक्र उन मैडम ने किया था, जबलपुर वाली मैडम ने, क्यों ना उसको थोड़ा सा हकीकत में, थोड़ा नहीं पूरा ही हकीकत में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए। और जब आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को थ्योरी ना दिखाकर कुछ ऐसा कंटेंट दिखा दो जहां पर क्वेश्चन लिखा हो, जहां पर क्वेश्चन लिखा हो, ऊपर क्वेश्चन कितने नंबर का है वो लिखा हो, और नीचे उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हो, और आपको टीचर आके ये पूरा क्वेश्चन आंसर जो है समझा दे, और पूरा क्वेश्चन आंसर समझाने के बाद आपका काम खत्म हो जाए, आप इस नोट्स का प्रिंट आउट निकालो, इसको रटो। यानी कि जो मेहनत आपको 8-10 घंटे की ड्यूटी के बाद करना शुरू करना था, वो मेहनत आपको करके मिल जाए, बस आप उसको पढ़ो, रटो, आगे बढ़ो, कहानी खत्म। आपके सामने कोई 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, आपने 2 नंबर का प्रश्न पढ़ा, उस 2 नंबर का आंसर नीचे टीचर ने लिखा हुआ है, आपको समझाया, रटाया, आगे बढ़ गया। फिर कोई 7 नंबर का प्रश्न आ जाए कि बोले साहब सर प्रश्न में पॉइंट कैसे बनाते हैं, टीचर आया, उसने नोट्स ओपन किया,
उसने पॉइंट्स बनाने सिखाए, पॉइंट्स समझाए, आगे बढ़ गया। अभी मैंने आपको हिंदी के उदाहरण दिए, ऐसे ही इंग्लिश के भी उदाहरण हैं। उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया, और शुरुआत में मैंने मतलब जून में जब मुझे कोर्स लॉन्च करना, तो मई के महीने में मेरे मन में इतनी बार विचार आया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं करता हूं, डिफिकल्ट चीज है। लेकिन जब करना शुरू किया तो समझ में आया कि भाई इस पर तो 2 साल पहले से ही काम करना शुरू करना चाहिए था। कोई क्यों नहीं करता इस पे काम? मेहनत लगती है, लेकिन काम कितना ज्यादा सरल हो जाता है। आज एक इत्तेफाक की बात है कि आज एकेएस एकेडमी के साथ लगभग 40% जो एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। और आप लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूं मैं, और मुझे इंस्पिरेशन लेके सबसे बड़ा फायदा यह मिला है कि मैं लंबे समय तक काम कर पाता हूं। मैं इमेजिन करता हूं कि मैं सुबह से शाम तक नौकरी कर रहा हूं, और फिर नौकरी से आने के बाद मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं रात तक काम अपना खींचता रहता हूं। ऑल थैंक्स टू यू। और आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मुझे खुद भी मिल जाता है। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेंस को टालने की आदत, ओफो। प्रीलिम्स को अपना लेते हो, पता है क्यों? क्योंकि आपको प्रीलिम्स अपनाना आसान है। प्रीलिम्स एक आसान चीज है, चलो देके देखते हैं, चलो अटेम्प्ट करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं, कुछ तो होगा। लेकिन आप ऐसा खोखला जीवन जी कैसे सकते हो यार? मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको जब पता है कि ये प्री डिफिकल्ट है, और इस प्री के पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा हुआ है, और उस राक्षस का नाम है मेंस, जिसकी तैयारी में लोग 1 से 2 साल बिता देते हैं, और आप ये सोच रहे हो कि आप जब प्री क्लियर करोगे तो उसमें 4 महीने के भीतर आप मेंस पढ़ के निकाल के दिखा दोगे। मतलब कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफी ये बहुत बुरी बात है। 4 महीने में कोई माई का लाल ना तो आपको मेंस पढ़ा पाएगा, ना आप मेंस पढ़ पाओगे। पहली दफा मेंस पढ़ रहे हो 4 महीने में, उसी में रिवाइज, उसी में आंसर राइटिंग, उसी में एग्जाम क्लियर, और उसी से डिप्टी कलेक्टर। संभव ही नहीं है। यह मूर्खता है, यह खुद से धोखा है, यह नाइंसाफी है, और खुद को परेशान करने का सिर्फ एक तरीका है। दैट्स इट। आप सिर्फ प्रीलिम्स को अपनाते हो क्योंकि इंसान की फितरत है कि भैया आसान चीज को अपना लो, ताकि कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना पड़े, ताकि असलियत दिखाई ना दे। बात समझ रहे हैं? तो यह है आपकी अगली गलती। एक और आपसे जो पाप होता है, 2 दिन की पढ़ाई और 3 दिन का गैप। इससे आप क्या हासिल करना चाहते हो? मैं आज 2 दिन जोश से पढ़ूंगा, मैं अगले 3 दिन फिर खत्म। अगर मान के चलो मैं कोर्स के अंदर 2 दिन जाके लेक्चर लूं, फिर अगले 3 दिन में लेक्चर नहीं ले रहा, अरे विद्यार्थी उठा के पटक के मार देंगे मुझे कि बोले भैया क्या क्या है आपकी हरकत है। और आप 2 दिन अपनी नौकरी जाइए, 3 दिन छुट्टी मार लीजिए। संभव है? कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो ये हम क्यों करते हैं? इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं? कभी खुद से क्वेश्चन पूछना। या तो ये 2 दिन भी मत पढ़ो, या फिर ये 3 दिन का गैप मत लो। नौकरी वाले विद्यार्थी की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, भैया करूंगा तो पूरा करूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल वो 12 घंटे वाले बच्चे की तरह पढ़ाई करनी, नहीं तो छूंगा ही नहीं किताब। अरे तुम 4-4 घंटे पढ़ के भी 1 साल में इतनी तगड़ी नींव खड़ी कर सकते हो जिसका आपको अंदाजा तक नहीं है। भैया कहावत सुनी होगी ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। जो धीमे चल रहा है लेकिन निरंतर चल रहा है, रेस जीतेगा। लेकिन आपने बस सुन के उसको छोड़ दिया, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये अगला पाप है आपका। लेकिन सर क्या आज आप सिर्फ हमको पाप गिनाने आए हैं? मैं आपको सिर्फ पाप गिनाने नहीं आया, मैं आपको सॉल्यूशंस देने भी आया हूं। मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। आइए पहले सॉल्यूशन की मैं आपको बात करता हूं। अब हम उस पिंजरे की चाबी ढूंढने वाले हैं। पहली चाबी क्या है? आपको चाहिए एक पका पकाया कोर्स। अब आप कहोगे सर आप अपना कोर्स बेचने आए हो, तो आपको क्या लगता है मैं क्या करने आया हूं यहां पे? ये प्रैक्टिकलिटी है। आप कितने ऐसे नौकरी करने वाले, कितने ऐसे जॉब करने वाले विद्यार्थियों को ढूंढने निकलेंगे जो बिना कोर्स के पढ़ाई कर रहे हैं? हम ये बनाते क्यों हैं? ताकि हम मेहनत करें, आप उसको यूज करो।
नहीं सर, ये तो कोर्स बेचने वाली वीडियो है, लेट इट बी, ये प्रैक्टिकलिटी है। आप यहां पर मुझे फेक मोटिवेशन सुनते हुए नहीं देखना चाहते हो, आप बात चाहते हो कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूं कि भैया ऑन पेपर हमको एक वादा करो, कैसे निकलेगा। एक ही तरीका है, आप सोचते हो आप अपने दिन के 4 घंटे में रिसर्च करने बैठोगे, फिर नोट्स बनाओगे, छांटोगे, याद करोगे, आंसर राइटिंग, तो संभव ही नहीं है। आपको चाहिए पके पकाए लेक्चर की रिसर्च करके सामने वाला बैठा हो, आपको चाहिए पके पकाए नोट्स उठा के उनको रटो, और आपको चाहिए सीधा सीधा भैया फंडा की एग्जाम निकालना है, बात ही खत्म। सिंपल सी बात है, बिना सपोर्ट के यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बात इतनी। बिना सपोर्ट के व्यक्ति चलना भी नहीं सीख पाता भाई। और आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देख लीजिए, इस वीडियो से 1 महीने का गैप ले लीजिए और सेल्फ स्टडी करके बताइए। चलिए शुरू करिए आप, और 1 महीने बाद आके इस वीडियो पे जो है आप कमेंट करिएगा। इस वीडियो के लास्ट में बाय द वे कुछ सरप्राइज आपके लिए है, बड़ा ही शानदार एक वेबिनार है आप लोगों के लिए। यहां से एक चैलेंज ले लो कि इस वीडियो को देखने के बाद 1 महीना मैं सेल्फ स्टडी करके दिखाऊंगा, और फिर आके इस वीडियो पे कमेंट करना कि सेल्फ स्टडी कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि मुद्दा यह है कि आप जिंदगी का एक पड़ाव ऑलरेडी संभाल रहे हो, आप जिंदगी के एक पड़ाव को ऑलरेडी मैनेज कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर रहे हो। तो आपको भी एक सपोर्ट चाहिए। जब आप दूसरों के सपोर्ट बन रहे हैं, देन यू ऑल्सो नीड अ सपोर्ट। यू नीड नॉट टू फाइट दिस वॉर अलोन। आपको यह जंग अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने के नंबर नहीं मिलते हैं साहब, आप क्या पेपर में लिख के आए हो नंबर उसके मिलते हैं। संघर्ष दिखाकर टॉप नहीं होते, आप जो पेपर में लिख के आओगे वहां से आप टॉप करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कोर्स की लिंक आपको वीडियो में मिलेगी, और चैलेंज चाहो तो स्वीकार कर लेना, 1 महीने बाद आके इस वीडियो में जो है कमेंट करना। ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए पढ़ो, यह है आपका दूसरा सॉल्यूशन। कंटेंट ऐसा पढ़ो जो एग्जाम में फंसता है। आप हर प्रीलिम्स के बाद उठा के एकेएस का टेलीग्राम चैनल देख लेना। मैं अपने बाकी फैकल्टीज के तो स्क्रीनशॉट शेयर ही नहीं करता, अपने पेड कोर्सेज के स्क्रीनशॉट शेयर ही नहीं करता। केवल यूट्यूब पर जो मैं लास्ट में वीडियोस लेता हूं 2-3 महीने पहले, उनके स्क्रीनशॉट कट कॉपी पेस्ट लगाता हूं। 25 से 30 स्क्रीनशॉट डिफिकल्ट प्रश्न वाले। आज भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करके स्क्रॉल करके वो थोड़ा अप्रैल के महीने में चले जाना, स्क्रीनशॉट्स निकाल के देख लेना, डिफिकल्ट वाले जो हिला देते हैं विद्यार्थी को। क्योंकि ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना है। आप YouTube से पढ़िए, कुकू एफएम सुनिए। आप, मुझे कुकू एफएम का ऐड नहीं मिलता, आप कुकू एफएम सुनिए, ज्ञान बढ़ाना है तो। ध्रुव राठी का वीडियो देखिए, ज्ञान बढ़ाना है तो। लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको बॉस ये कंटेंट चाहिए। आप पढ़ के जा रहे हो कि अहिल्याबाई होलकर, जिनके ऊपर प्रश्न आना तय है आने वाले मेंस में, और आप अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ के जा रहे हो कि उनके कल्याणकारी कार्य क्या थे। सब पढ़ के जाएंगे कल्याणकारी कार्य क्या थे, और आयोग घुमा के क्वेश्चन दे देगा कि उनके वेलफेयर वर्क मत बताइए, उनके कल्याणकारी कार्य मत बताइए, आप उनका राजनीतिज्ञ के रूप में, एक नेता के रूप में, एक डिप्लोमेट के रूप में उनकी क्या भूमिका थी वो बताइए। यह है क्वेश्चन की प्रेडिक्टेबिलिटी, कि वो घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं आता। अब एमपीपीएससी क्वेश्चन आएगा घूम के, जो आपने सोचा नहीं होगा, आएगा उसी टॉपिक पर जिस पर सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आएगा ऐसा जो आपकी कल्पना के बाहर होगा। ये सारे क्वेश्चन हम क्यों बनाते हैं, इसका कलेक्शन क्यों बनाते हैं? टाइम पास हो रहा है, टाइम पास करने के लिए बनाते हैं। आज भी ये वीडियो में कब रिकॉर्ड कर रहा हूं भैया? 12:38 रात के। क्यों? क्योंकि समय खर्च होता है भैया, इसमें पूरा पूरा दिन जाता है। फिर विद्यार्थी कहता आप यूट्यूब पे नहीं आ रहे हो। अरे भैया, अगर मैं पूरे टाइम यूट्यूब पर रहूंगा तो आप लोगों के लिए बैकग्राउंड में काम कैसे करूंगा? ये कोर्स
केवल शुरू नहीं होते, ये कंप्लीट होते हैं ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ, मेहनत के साथ। आपको ऐसा कंटेंट चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे कहानी क्लियर हो जाएगी। एक आपको प्रैक्टिकल सबूत दे देता हूं, अपने आसपास कुछ लोगों को उठा लेना जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेंस पढ़ के बैठा हुआ है वो प्रीलिम्स में सिर्फ प्रीलिम्स वाले की तुलना से 7 से 8 प्रश्न एक्स्ट्रा सही करके आता है जो मेंस पढ़ के बैठा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेंस पढ़ के बैठा है उसकी नॉलेज में डेप्थ है, और जिसकी नॉलेज में डेप्थ है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से गलत ऑप्शंस हटाओ, सही वाला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इस उसूल पे जाके वो अपने प्रीलिम्स में 7 से 8 प्रश्न एक्स्ट्रा सही करता है। किसकी तुलना में? जो सिर्फ प्रीलिम्स रट रहा था। 2026 में निपट गए जो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ पढ़ के बैठे थे, सब निपट गए। मेंस खोखला है। अरे मेंस का मतलब यह नहीं है कि आप कहानियां पढ़ते हो, मेंस में भी फैक्ट आते हैं। अरे मेंस में भी फैक्ट आते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखो मेंस की, इतने फैक्ट हैं कि आप कहोगे कि भाई यहां से तो पूरा ही प्रीलिम्स का पेपर आ रहा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ फंसता है प्री में। लेकिन जिस दिन आप ये समझ गए कि प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस साथ वाली चीज है, आपका उद्धार हो जाएगा। और कहने वाली बात यह है भैया, 1 जुलाई से उठाकर 31 अक्टूबर तक आंख बंद करके मेंस पढ़ो। हमने तो अपने बैच वाले विद्यार्थियों को सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक तुमको इतना घिसेंगे ना हम मेंस पढ़वा पढ़वा के। और जैसे ही 1 नवंबर चालू हुआ, जैसे ही 1 नवंबर चालू हुआ तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तुमको डेली 8-8 घंटे धुलाई करके 2 महीने में पूरा प्रीलिम्स आपके दिमाग में घुसा देंगे। जनवरी और फरवरी केवल इतने क्वेश्चन करवाएंगे कि आपके हाथों में दर्द होने लग जाए, और मार्च में जाके चुपचाप से पेपर देके आ जाओ। तब जाके आधार बनेगा भैया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने खींच के रगड़ के मेंस पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना मत करो यार ये प्रीलिम्स का नाटक, नहीं कर पाएंगे आप क्लियर जिस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है। डेली आंसर राइटिंग से बचो। अब आप कहोगे सर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, शहीद भगत सिंह कॉलेज, गोल्ड मेडलिस्ट। किसी दिन आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट भी मैं दिखा दूंगा अगर आपको लग रहा हो तो, कि डेली आंसर राइटिंग से बचो। बोले साहब लोग तो कहते हैं डेली आंसर राइटिंग करो, आप कह रहे हो डेली आंसर राइटिंग से बचो। आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, उसको 100% ज्वाइन करना। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने बैच में जिस तरीके से आंसर राइटिंग कराते हैं, एक बार उसका नमूना आप देख लेना। अगर आपने उससे पहले आज तक ऐसा कुछ देखा होगा तो जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। जो व्यक्ति नौकरी करके आ रहा है वो उसी दिन डेली आंसर राइटिंग कर लेगा क्या? अरे हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन आप आंसर राइटिंग कर लो, पर्याप्त है। और आंसर राइटिंग का सबसे तगड़ा तरीका बताऊं, प्रैक्टिस करने का सबसे तगड़ा तरीका बताऊं, सुनना मेरी बात को। जैसे कि मान के चलो मेंस का कोर्स है, किसी का भी हो, मेंस का कोर्स है किसी का भी हो, कोई भी कोचिंग संस्थान का, लगभग मेंस के कोर्स में 500 लेक्चर पढ़ाए गए, है ना, उदाहरण ले रहे, इतने ही पढ़ाए जाते हैं, क्वालिटी वाले तो बेहतरीन। 500 लेक्चर पढ़ाए गए। मैं कहता हूं कि आप जब भी कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी पर, कहीं भी, हर लेक्चर को 1 पेज के सिनॉप्सिस में कन्वर्ट करो। ईच लेक्चर, हर लेक्चर को देखते देखते ईच लेक्चर 1 पेज सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस में सिर्फ उतना लिखा जाता है ताकि मेरी याददाश्त ताजा रहे, मेरी याददाश्त हरी रहे कि मैंने उस लेक्चर में क्या पढ़ा था। अगर मैं लेक्चर देखते देखते 300 नंबर के लेक्चर पे आ चुका हूं और मुझे देखना है कि मैंने 10वें नंबर के लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो आप उस 10वें नंबर के लेक्चर के वो 1 पेज के सिनॉप्सिस उठा के देख लीजिए, आपकी पूरी याददाश्त ताजा हो जाएगी। और बाकी तो आपको नोट्स मिलते ही हैं, आप उनका प्रिंट करवाइए, पीडीएफ है लेटेस्ट। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप डेली अपनी नौकरी से लौटते हैं, नौकरी से लौटने के बाद आपने 2 लेक्चर डेली देखे,
आपने 2 लेक्चर देखे तो आपने डेली 2 पेज की सिनॉप्सिस बनाए, अलग से बैठ के सिनॉप्सिस नहीं बनते। लेक्चर उसी टाइम देखते देखते, लेक्चर की स्पीड मत बढ़ाओ, नॉर्मल स्पीड पे देखो जैसे सामान्य विद्यार्थी देखता है। नहीं, हम तो 1.75 पे पढ़ेंगे ना भैया, हम दुनिया से आगे जो चलना चाहते हैं। आप चलिए दुनिया से आगे, आप चलते रहिए दुनिया से आगे। आप नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर को लगा के 2 लेक्चर आपने देखे, आपने उसके 2 पेज के सिनॉप्सिस तैयार करे, तो क्या आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई? आपने पूरे मेंस में 500 लेक्चर पढ़े और हर लेक्चर का 1 पेज का सिनॉप्सिस आपने 500 पेज में पूरा मेंस समेट दिया। और व्यक्ति पता है गलती क्या करता है? जो नौकरी नहीं भी कर रहा वो भी ये गलती करता है। पहले 1 साल पूरा कोर्स पढ़ लिया, कोर्स पढ़ने के बाद कोर्स को गाली दी और फिर अगले साल से सिनॉप्सिस बनाना शुरू हुआ। अरे सब बेकार था, अब मैं अपने सिनॉप्सिस बनाऊंगा। अरे मूर्खता कर दी आपने, आपको लेक्चर देखते देखते सिनॉप्सिस बनाना था भैया। जिस दिन भी तैयारी शुरू करो, वादा करो कि मैं जो भी लेक्चर देखूंगा उस लेक्चर का 1 पेज का सिनॉप्सिस मैं बनाऊंगा। बारीक बारीक लिखो, इतना बड़ा बड़ा लिख देते हो आप 1 पेज में। अरे 1 पेज है, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल जीत भी तो आपको हासिल करनी है। छोटा छोटा लिखिए आप उसमें छोटा छोटा लिखिए, छोटा छोटा लिख लिख के, छोटा छोटा लिख लिख के, करीब करीब लिख लिख के उस पूरे लेक्चर को 1 पेज में समेट दो भैया। एक A4 शीट बहुत बड़ी होती है। अगर आप ये काम दोस्तों कर लेते हैं तो जिंदाबाद है आपकी गाड़ी। अब मैं आ जाता हूं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वापस कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दे रखी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दे रखी है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप में से ना जाने कितने सारे लोग हैं, एक हमारा टेलीग्राम चैनल हुआ करता था जो 2025 में हैक हो गया था। बड़ी मेहनत से हमने बनाया था, हैक हो गया। हमने फिर नया बनाया, उसमें पुराने वाले टेलीग्राम चैनल से ज्यादा दुगने तिगने लोग जुड़ गए कुछ ही महीनों के अंदर। तो वही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हमारा। एक बार किसी हैकर की वजह से, रशिया का हैकर था, लिखा तो वही आ रहा था। तो ये रशिया के लोग पता नहीं बड़े नटखट होते हैं। लेकिन फिर हमने अपना वापस टेलीग्राम चैनल बनाया और पिछले 1 साल से भगवान की दुआ से बेहतरीन चल रहा है। जेन्युइन जनता जुड़ी हुई है, एक्टिव जनता जुड़ी हुई है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हम आपके लिए एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से, जहां पर हम सभी फेस टू फेस बातचीत करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। लेकिन आप उस वीडियो में, आप उस वेबिनार में प्रश्न डायरेक्टली पूछेंगे तो वेबिनार 10 घंटे का हो जाएगा। आपको अपने मन में जितने भी प्रश्न हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस को पोस्ट कर दीजिए। हम लोग वहीं से एक लिस्ट बनाएंगे और उन सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वेबिनार में हम देंगे। हम 2 वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, एक 6 जुलाई मंडे शाम 8 बजे, और अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो 10 जुलाई फ्राइडे शाम 8 बजे। ये 2 वेबिनार्स का मौका है। इस वेबिनार की लिंक, इस वेबिनार की डिटेल्स टेलीग्राम चैनल में शेयर की जाएगी। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप उतने क्वेश्चन पूछ लीजिए और उन सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बना के उन सबका जवाब आपको फेस टू फेस पर्सनली आपसे बातचीत करके दिया जाएगा। बस दोस्तों, मैं जाने से पहले आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप यूं ही मत जाने दो। आप अपने इस ड्रीम को, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही मत जाने दो, क्योंकि आप दूसरों के लिए कितने भी सेक्रीफाइस कर लेंगे, सामने वाला व्यक्ति पता है क्या कहेगा? अरे हमने तो नहीं कहा था, कर लेते तैयारी, कर लेते नौकरी, हमने कब कहा था? तुम्हारी खुद की ही इच्छा नहीं रही होगी इसीलिए नहीं किया। तो इसीलिए आप मर मिट भी जाएंगे दूसरों के लिए तो भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। खुद के लिए जियो और खुश रहो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने का।